शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हमारी है जियोग्राफिकल मैप से रिलेटेड। तो विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं वो हम देख चुके हैं। उसी की सीरीज में ये अगला कदम है। आज हम लेक ओनेगा के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग लगभग हम 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा झीलों के बारे में मैप में देख चुके हैं। नेक्स्ट झील हमारी ओनेगा है। कल हमने लेक लेडोगा के बारे में देखी थी। ये दोनों ही जो झील हैं रसिया की झील है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं अपना। तो लेक ओनेगा का मैप आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो कलर देख रहे हो आप, डार्क येलो कलर, ये है करेलिया रीजन। रसिया का करेलिया ये रीजन है। ठीक है, इसी रीजन में ये दोनों लेक पड़ती हैं। कल लेडोगा के बारे में देखे थे और आज हम देख रहे हैं लेक ओनेगा के बारे में। तो लेक ओनेगा के आप जाओगे किसकी तरफ? पूरब की तरफ, और तो पड़ती है लेक ओनेगा। और ये जो दोनों झीलें हैं ना, आपस में स्विर रिवर के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ये जो रेड रेड ऐसी लाइन दिखा रही है ना, यही है स्विर रिवर, दोनों को जोड़ने का काम करती है। और फिर लेक लडोगा क्या काम करती है? अपने पानी को निविया रिवर, ये देख रहे हैं आप, नेवा रिवर, इसके माध्यम से गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाती है सेंट पीटरबर्ग होते हुए, और फिर बाल्टिक सी में अपनी पानी को छोड़ देती है। ये तो थे हम कि रसिया में आखिर दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब कुछ कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें देखना है। लेक ओनेगा, जिसको रसियन ओनेंजस्कोए ओजेरो ओंजेस्कोए कहते हैं, ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट झील है। ये सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोपियन पोर्शन ऑफ रसिया। रसिया का जो यूरोप वाला हिस्सा है उसमें किधर? नॉर्थ और पश्चिम की तरफ ये स्थित है, बिटवीन लेक लडोगा एंड वाइट सी। तो ये कहाँ पर स्थित है? वाइट सी और लेक लडोगा के बीच में स्थित। जैसे कि यदि ये लेक लडोगा है तो, और ये हो गई अपने वाइट सी, तो यहाँ पर है अपनी ये लेक ओनेगा। इसके एरिया के बारे में बात करी जाती है 3753 वर्ग माइल्स, और किलोमीटर में देखोगे तो 9720 वर्ग किलोमीटर। 248 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर, और हाईएस्ट इसकी डेप्थ है 116 मीटर। द हालो ऑफ द लेक was formed by the movement of earth's crust। हमारी धरती के क्रस्ट के मूवमेंट होने से ही कहा जाता है ये जो लेक में जो गड्ढा है ना, या फिर उथलापन है, वो हुआ था। पानी के सोर्स को आप देखोगे ना तो 50 रिवर्स इंटर करती हैं लेक ओनेगा में। द लार्जेस्ट बीइंग द सुया एंड सुना, दो प्रमुख नदियां हैं जो कि अपने पानी को यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में छोड़ती हैं। एंड द वोडला इन द ईस्ट, और पूरब की तरफ जाओगे तो वोडला रिवर है। इन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट आर द एडोमा, विटिग्रा एंड मेगरा रिवर्स है। लेक ओनेगा इटसेल्फ एम्प्टीज इनटू द स्वीट रिवर, और लेक जो ओनेगा है ये खुद अपने पानी को कहाँ पर खाली करती है? स्वीर रिवर के माध्यम से। द वाटर लेवल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द समर एंड इट्स लोवेस्ट इन मार्च से अप्रैल। बताया जाता है कि कितना कितना इंचेस रहता है पानी का लेवल इसमें हमेशा। ये फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेक ओनेगा इज कनेक्टेड विद द बाल्टिक एंड वाइट सीज बाय द वाइट बाल्टिक कैनाल। तो लेक ओनेगा किस प्रकार से कनेक्टेड है विद द बाल्टिक एंड वाइट सी? तो ये बाल्टिक सी है और ये वाइट सी है। किस प्रकार से कनेक्टेड है ये?
वाइट सी बाल्टिक कैनाल के माध्यम से ये दोनों जगह से कनेक्टेड है, वाइट सी और बाल्टिक, वाइट सी एंड बाल्टिक सी के। इसी के चलते चलते यहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। गुड्स आर शिप्ड ओवर दिस रूट फ्रॉम फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी टू पॉइंट्स इन द ईस्ट एंड नॉर्थ। हम जिस वाइट सी की बात कर रहे थे ना, वो ये है वाइट सी, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये है अपना बाल्टिक सी। तो ये दोनों को ही आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए हमें ट्रेड देखने को मिलता है, यहाँ पर से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से देखने को मिलता है। इसके बाद जो करेलिया रीजन की हम बात कर रहे थे ना, उसकी राजधानी है पेट्रोजेडवोडस्क। ये सिटी एंड कैपिटल ऑफ द करेलिया, नॉर्थ वेस्टर्न रसिया है। ये सिचुएटेड है वेस्टर्न शोर ऑफ द लेक ओनेगा, साउथ ऑफ द सुया रिवर आउटफ्लो। सुया रिवर के आउटफ्लो के किधर, साउथ में। द सिटी वाज फाउंडेड इन 1703 बाय द पीटर फर्स्ट, मतलब द ग्रेट, एज एन आयरन वर्क्स टू सप्लाई ऑर्डिनेंस टू हिज न्यू कैपिटल ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। इट्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज include engineering and timber working. The many scientific and educational establishments include university, a teacher training institute and a branch of Academy of Sciences. ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप ये जो वेबसाइट है edubuckets.blogspot.com, इसको टाइम टाइम पर यदि आपको टाइम मिलता है तो विजिट करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो छूट जाती हैं, उनको इस वेबसाइट के माध्यम से मैं कवर कर लेता हूँ। तो पीआईबी से एक न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो टेलीग्राफ एक्ट है 2016 का, उसमें अमेंडमेंट करने की ये बात करता है। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021, तो सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कंपनसेशन को लेकर के प्रमुख ध्यान दिया गया है। कंपनसेशन ऐसा है कि टेलीग्राफ लाइन बिछाई जा रही है ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर, तो कितने रुपया किलोमीटर का मुआवजा या फिर कंपनसेशन मिलने वाला है, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई। The central government has notified the Indian Telegraph Right of Way Amendment Rule 2021 on 21 अक्टूबर 2021 को। इसमें क्या क्या है, टू इनकॉर्पोरेट, मतलब जिसमें इंक्लूड किया जाएगा द प्रोविजन रिलेटेड टू नॉमिनल वन टाइम कंपनसेशन, एक ही बार कंपनसेशन देने की बात इसमें की जाती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन इन द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016। अब जो वन टाइम कंपनसेशन मिलने वाला वो कितना मिलेगा, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन विल बी मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 1000 रुपये मिलेगा 1 किलोमीटर पर। डॉक्यूमेंटेशन फॉर ROW application for overground telegraph line has been made simple। तो ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई जाएगी उसको एक प्रकार से कहा जाए तो सिंपल बनाया गया है। आल्सो देयर विल बी नो फी अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन फीस एंड रेस्टोरेशन चार्जेस फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, वर्किंग, रिपेयरिंग, ट्रांसफरिंग या फिर शिफ्टिंग द अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे जो काम हैं इनके तहत कहा जा रहा है कि कोई जो है एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज की जाएगी। These amendments will right of way related permission procedure for establishment and augmentation of digital communication infrastructure of the country। अब ये जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें कहा जाता है कि द
जो डिजिटली डिवाइडेशन हमको देखने को मिलता है शहर और गांव के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में, तो उसको बांटने का ये काम करेगी। इसके अलावा ई गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें शामिल होगा, इस और मजबूत होगा। डूइंग बिजनेस भी इसमें आसान हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ सिटीजन एंड एंटरप्राइजेस विल बी फुलफिल्ड। तो सूचना, संदेश, इंटरनेट, ये आसानी से लोगों तक पहुंच होगी। एंड अल्टीमेटली ड्रीम ऑफ इंडियाज ट्रांजेक्शन टू द डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। और भारत चाहता ही है कि इंडिया डिजिटल बने और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी डिजिटल हो, सशक्त हो। इसके लिए ये अच्छा कदम है। अब शुरुआत करते हैं हम न्यूज़पेपर की, और पहली न्यूज़ हमारी है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। देखो, नॉर्मली सब देशों ने अपनी अपनी तरफ से पीरियड निर्धारित कर दिया गया है कि हम इतने साल में नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। जब अन्य देशों ने अपना टारगेट निर्धारित कर दिया तो प्रेशर पड़ा भारत के ऊपर, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई अभी टारगेट निर्धारित नहीं किया गया है। 2015 में क्या होता है, 190 से भी ज़्यादा देश ने कमिटमेंट किया था लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा एबाव में, प्री इंडस्ट्रियल एरिया लेवल में। Countries such as the UK and France have already enacted laws to achieve net zero target, जिसका मतलब है कि जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2050 तक इन्होंने टारगेट रखा है। दिस हैज़ पुट प्रेशर ऑन इंडिया, द थर्ड लार्जेस्ट एमीटर, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इमीटर है ग्रीन हाउस गैसों का इंडिया, which has not been in favor of committing to a deadline। अब डेडलाइन क्यों कमिटमेंट नहीं करना चाहता इंडिया, यहाँ पर बताया गया है। नेट जीरो का मतलब है आप ऐसा कमिटमेंट कर रहे हैं टू ए ईयर बियॉन्ड विच एमिशन विल बी बैलेंस बाय टेकिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस फ्रॉम एयर। जितना आप उत्सर्जित करोगे उतना आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड दैट कमिटिंग टू ए टारगेट विल रिक्वायर रिटायरिंग कोल प्लांट, फॉसिल फ्यूल यूज ओवरनाइट, एंड इवन देन इट विल नॉट गारंटी दैट टेम्परेचर राइज स्टे बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके चलते चलते क्या करना पड़ेगा, आपके जो कोल प्लांट हैं, फॉसिल फ्यूल है, सब बंद करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इंडिया का कहना है फ्यूचर नेट जीरो प्रॉमिसेस आर हालो एज कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस हैव नॉट डिलीवर्ड ऑन प्रीवियस प्रॉमिस। तो ये सब जो वादे किए जा रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया का ऐसा मानना है। इंडिया ने अर्ज किया है कि कंट्रीज क्लेमरिंग for net zero will continue to pollute on a per capita basis way beyond their fair share। तो पर कैपिटा का जो शेयर है ना लोगों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने का, वो जो है बढ़ने वाला है, ऐसा इंडिया का मानना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकसित जो देश हैं उन्हें गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। अब उन्होंने तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगा कर के, प्रोडक्शन करके, एक्सपोर्ट कर कर के अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया है, अपने आप में वो मजबूत हो गए हैं। लेकिन अब गरीब देशों का क्या है, आपने तो कोयला निकाल निकाल करके बिजली बना लिया, उसको बेचा, पैसे कमाए और अमीर बन गए आप। जब जो है विकासशील देशों की बारी आ रही, गरीब देशों की बारी आ रही है, तो आप उनको कहते हो कि आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल मत करिए, आप कोयले का उपयोग मत कम कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए आपको तो पैसा देना पड़ चाहिए, ऐसा हमारे इंडिया की सोच है। तो जैसे कि इसमें प्रोवाइडिंग करने की बात की जाती है ना,
एनुअली $100 बिलियन की, किनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि ये लोग क्लाइमेट चेंजेस से निपट सकें या फिर फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम कर सकें। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसके अलावा पुटिंग इन प्लेस ए टेंजिबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू एक्टिवेट द मोरिबंड कार्बन क्रेडिट मार्केट, ऐसा सीनियर ऑफिशियल का कहना है। तो 26वें नंबर की कॉप की जो मीटिंग है वो होने वाली है, दैट बिगिंस इन ग्लासगो इन नवंबर, 1 नवंबर से चालू होने वाली है। द फोकस ऑन द मेकिंग मीट सच सक्सेस इज टू हैव ऑल नेशंस कमिट टू नेट जीरो। अभी से ही कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आने वाले टाइम में 1 नवंबर को ये मीटिंग होगी, उसके पहले ही जितने भी जो देश हैं वो नेट जीरो के बारे में अपना कमिटमेंट दे दें। एक बात तो ये ज़रूर है कि यदि आप फॉसिल फ्यूल्स में कटौती करते हो ना, जैसे कि आज इंडिया की कंडीशन देख लो, हमारे देश में अभी कोयले की माना जा रहा है कि कमी जा रही है। कोयला हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है, जैसे कि सेल है इंडिया की, बताया जाता है कि सेल जो कंपनी है वो भी कोयले का बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवा रही है। तो कोयले पर हमारी कितनी निर्भरता है, ठीक है, बिजली के लिए और भी कई सारे जो यूजेस हैं उनके लिए कोयले पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो इससे हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होने वाला है। ऑल कंट्रीज डूइंग दिस बाई 2050, साइंटिस्ट का कहना है, विल मीन ए चांस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एवरेज टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइडेड एमिशन फॉल टू अराउंड 45% ऑफ द 2010 का लेवल बाई 2030। फिर भी इसका मतलब ये है डीप एंड सिग्निफिकेंट कटिंग करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल को, दैट कैन इफेक्ट द डेवलपमेंट ट्रिजेक्टरी ऑफ द इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद एक न्यूज़ आई है जम्मू कश्मीर से, और हमारे सिलेबस से रिलेट करती है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नियरली 700 लोगों को डिटेन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। अमित शाह वहां पर विजिट करने वाले हैं उससे पहले ही। डिटेनीज अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट मूव्ड आउटसाइड यूनियन टेरिटरी, तो इनको जो है यूनियन टेरिटरी के बाहर भेज दिया गया है डिटेन करके। इसमें एक बात बताई जाती है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में, द डिटेनीज हैव बीन मेड पार्टिकुलरली इन साउथ कश्मीर, ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है। अंडर द PSA यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर, एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर, तो मैक्सिमम जो है उसको 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है विथआउट ट्रायल इफ हिज या फिर हर एक्ट इज प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फिर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो एक प्रकार से सही भी है गलत भी है, दोनों ही बातें होती हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर के। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको लाया गया था 1978 में। एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है। इसका मतलब ये है किसी व्यक्ति को आप अपराध करने से पहले ही जेल में डाल दे रहे हैं ताकि वो अपराध को ना कर सके। लेकिन एक बात ये है, सरकार इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती। किसी व्यक्ति को परेशान करना है, किसी की आवाज़ दबाना है, तो भी फिर ये इसका यूज़ किया जा सकता है। तो which a person is taken into custody to prevent them from acting harmfully against the security of state या फिर maintenance of the public order in the Indian state of Jammu and Kashmir। 8 अप्रैल 1978 से ये इनेक्टेड है। इसके बाद वाली एक न्यूज़ आई है OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, ठीक है। ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI। ये प्रोवाइड करेगा स्पेस टू 5 की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिनके नाम है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 वूड और सोनी लाइव।
द फिल्म फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 20 नवंबर से 28 नवंबर इन गोवा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट OTT प्लेटफॉर्म विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल। तो ये पहली बार हो रहा है जब इस प्रकार से, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वगैरह इस प्लेटफार्म पर भाग लेने वाले हैं। फिल्म्स मेड स्पेशली फॉर OTT प्लेटफॉर्म विल बी शोकेस्ड एट द फेस्टिवल। तो पार्टिकुलरली ऐसी मूवी जो कि स्पेशली बनाई गई थी फॉर OTT प्लेटफार्म, जिनको मात्र आप समझ लीजिए कि नेटफ्लिक्स में ही रिलीज करना, अमेजन प्राइम में ही रिलीज करना है, इनको शोकेस्ड किया जाएगा इस फेस्टिवल पर। ऐसा कहना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का। तो इनका भी जो है थोड़ा सा व्यापार में वृद्धि होगी। अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कोर्सेस एंड हंगेरियन डायरेक्टर स्टीवन सेजबो will be conferred the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the festival। तो ये जो सत्यजीत रे अवार्ड है ना, इसको प्रोवाइड करने की बात की जाती है। इसके अलावा इनॉग्रल फिल्म की बात करें तो स्पेनिश फिल्म द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड विल बी ओपनिंग फिल्म। तो ओपनिंग शुरुआत होगी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। The festival will also play a special tribute to Sean Connery, the first actor to portray fictional British secret agent James Bond on the big screen। एक न्यूज़ आई है मणिपुर से। एमूर फाल्कन्स एक प्रकार का ये बाज की प्रजाति है, ठीक है, एनुअली माइग्रेट करता है ये मणिपुर में। उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। डोंट हंट दैम अर्जेस मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि इनका आप शिकार मत करिए। एमूर फाल्कन विजिट्स द स्टेट एवरी ईयर फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन चाइना एंड रसिया। तो हर साल चाइना और रसिया से ये लोग माइग्रेट करते हैं, और इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है। With the arrival of the migratory Amur falcon to Tamenglong district of Manipur for the annual stopover, State Forest and Environment Minister का कहना है has appealed the people not to hunt them seasonal visitors। These falcon visit the district every year from breeding ground in China and Russia before beginning their onward voyage to Africa। तो ये क्या काम करते हैं, अपनी उड़ान जो भरने के पहले कहाँ की, अफ्रीका की, हमारे इंडिया आते हैं। इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है बताया जाता है चाइना और रसिया में है। अफ्रीका की यात्रा बिगिनिंग करने से पहले ये हमारे यहाँ आते हैं। फॉर द विंटर ए जर्नी ऑफ मोर देन 30,000 किलोमीटर। सैटेलाइट टैगिंग की मदद ली जाती है। अधिकारियों का कहना है हु हैव बीन ट्रैकिंग द ट्रैवल रूट ऑफ दीज बर्ड थ्रू सैटेलाइट टैगिंग। इनके रास्ते की ट्रैकिंग की जाती है सैटेलाइट टैगिंग के माध्यम से। वन एमूर फाल्कन हैड रीच द डिस्ट्रिक्ट फॉर द 3rd ईयर इन ए रो। तो अभी ये जो एमूर फाल्कन आया है, उनका कहना है कि ये पिछले 3 साल, ये 2 साल से आ रहा था, इसको मिला के उसका ये 3रा साल है। इन्होंने वार्निंग दी है, नेओमाइन है जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, कि हंटिंग ऑफ द बर्ड वाज पनिशेबल अंडर द मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड कुड लीड टू 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड ए फाइन ऑफ 25,000। 3 साल की जेल हो सकती है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एक पोस्टर कैंपेन टू थर्सडे टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल। लोगों में जागरूकता कैसे करके फैलाई जा सकती है, इसके लिए उन्होंने पोस्टर का कैंपेन लॉन्च किया था। लेस देन 300 संगाई। इन अनदर डेवलपमेंट ऑफिशियल का कहना है द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रो एंटलेड डियर, संगाई जिसको कहा जाता है, फाउंड ओनली इन मणिपुर, स्टूड ए फीवर देन 300 इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। तो 40 वर्ग किलोमीटर लीबुल कामजाओ नेशनल पार्क इन बिष्णुपुर
डिस्ट्रिक्ट। तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में यदि पूछा जाता कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, तो ये मणिपुर में स्थित है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ पर ये संगाई की बात की जाती है। इसकी भी हम पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस हिरण की बात करी जा रही है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है इंडिया और यूके के रिलेशन को लेकर के। इसमें अभी कोई ख़ास एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन बात बताई जाती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित कुछ बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो यूके की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं और अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वेलकम द प्रोग्रेस इन डिलीवरिंग द इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप that was announced and the India UK virtual summit held on 4 मई। The Ministry of External Affairs का कहना है in a statement after 5 days meeting both ministers agreed on the need for launching FTA negotiation। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत जिसमें हमारे देश से वस्तुएं चले जाएंगी ब्रिटेन में ज़्यादा बहुत कम टैक्स में या फिर बिना टैक्स के, और वहाँ की चीज़ें बिना टैक्स के हमारे यहाँ पर आयात की जा सकेंगी। यही सब बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को लेकर भी यूनाइटेड किंगडम का सोचता है। देयर इज अ वोकल सेक्शन विद इन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन दैट बिलीव्स दैट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट मेड टू सफ़र while the world wait on the Taliban build an inclusive government in Kabul। तो उनको जो है पीड़ित होने से हमें बचाना है, ऐसा यूके की सोच है। एक न्यूज़ आई है बारबाडोस से। तो मैप में जो आप देख रहे हैं एकदम छोटे से बिंदु के रूप में इसको दिखाया गया है। ये साउथ अमेरिका है और इधर से फिर ये वाला हिस्सा पड़ जाता है अपना उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये है बारबाडोस। तो इसी को लेकर के क्या न्यूज़ आई है इसको हम देख लेते हैं। बारबाडोस इलेक्ट्स इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। बारबाडोस हैज़ इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ए की स्टेप इन प्रिपरेशन टू बिकम ए रिपब्लिक एंड रिमूव ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ II एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ द कैरिबियन आइलैंड। तो पहला प्रेसिडेंट यहाँ पर चुना गया है और रिमूव कर दिया गया है ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II को एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ कैरिबियन आइलैंड। सेंड्रा मैसोन द करेंट गवर्नर जनरल इज सेड टू बी स्वर्न एज ए प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 30। द कंट्री का 55वें नंबर का एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। 55वें नंबर की ये एनिवर्सरी थी। इसी के उपलक्ष्य में सुंदरा मैसन को द करेंट गवर्नर जनरल इज सेड टू बी स्वेन, तो इनको ही जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। इन सितंबर 2020 एमएस मैसन 72 साल अनाउंस द ब्रेक विथ ब्रिटेन सेइंग द टाइम हैज़ कम टू फुली लीव आवर कॉलोनिस्ट पास बिहाइंड। इनका कहना है कि अब वो जो उपनिवेशवाद का काम ख़त्म हो गया, अब जो है प्रजातंत्र चलेगा।